हम लेसन 5 से स्टार्ट करेंगे। लेसन 5 हमारा है आव्यूह। ठीक है, आव्यूह के डेफिनेशन वगैरह बताने से पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रही हूँ। तो पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जस्ट एक एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, सपोज करो कि माना टेस्ट सीरीज़ में 3 विद्यार्थियों राजीव, अनवर और सिमरन के द्वारा 3 विषयों भौतिक, रसायन और गणित के प्राप्तांक क्रमशः 20, 25, 30 व 15, 20, 13 तथा 16, 12, 23 है। मतलब यहाँ पर 3 स्टूडेंट की बात की गई है, राजीव, अनवर और सिमरन। ठीक है, और उनको 3 सब्जेक्ट के उनके मार्क्स दिए गए हैं। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से उनके हो गए? भौतिक हो गया, रसायन हो गया और गणित, और उनके नंबर दे दिए गए हैं। मतलब राजीव को भौतिक में कितना मिला? 20, रसायन में कितना मिला? 25 और गणित में कितना मिला? 30। वैसे ही अनवर को भौतिक में कितना मिला? 15, रसायन में कितने मिले? 20, गणित में कितने मिले? 13। ऐसे ही क्या है सिमरन का? मतलब हमारे पास 3 स्टूडेंट के क्या है? नाम है, और उनके तीनों सब्जेक्ट के हमारे पास क्या है? नंबर है। तो अब हम इसको एक टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। टेबल के फॉर्मेट में कैसे? देखो, जैसे राजीव की बात करते हैं तो राजीव को भौतिक में कितने मिले? 20, रसायन में कितने मिले? 25, गणित में कितने मिले? 30। ऐसे ही अनवर की बात करते हैं तो अनवर के ये भौतिक के मार्क्स हो गए, रसायन के मार्क्स हो गए और ये गणित के मार्क्स हो गए। वैसे ही सिमरन की बात करें तो सिमरन को भौतिक में कितने मिले? 16 नंबर, रसायन में कितने मिले? 12 नंबर, गणित में कितने मिले? 23 नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 3 स्टूडेंट थे और 3 स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स थे। उसको हमने किसके फॉर्मेट में लिख दिया? एक टेबल के फॉर्मेट में। या फिर हम बोल सकते हैं कि सभी संख्याओं को हमने किस क्रम में जमा दिया? एक टेबल के क्रम में जमा दिया। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसे हमने किस क्रम में जमाया? एक आयताकार क्रम में जमा दिया। अब इस टेबल को मैं इस प्रकार भी लिख सकती हूँ। इस प्रकार कैसे लिख सकती हूँ? देखो, अगर मैं ये नेम को हटा दूँ और ये ऊपर सब्जेक्ट के नेम को हटाऊँ तो बचेगा क्या मेरे पास? 20, 15, 16, 25, 20, 12, 30, 13 और 23। ठीक है, तो इसको मैंने किस फॉर्मेट में लिखा? इस प्रकार ये नाम को हटा दिया, ऊपर में सब्जेक्ट के नाम को हटा दिया और मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आव्यूह। मतलब संख्याओं को एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना, एक आयताकार क्रम में लिखना, उसे ही क्या बोला जाता है? आव्यूह बोला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप केवल संख्याओं को ही लिखो, आप फलन को भी आयताकार क्रम में लिख सकते हैं। उसे भी हम क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है आपका? देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या बोला है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास कहने का मतलब है उसको आयताकार रूप में जमाना, या फिर आयताकार फॉर्मेट में उसको क्या करना? अरेंज करना, या फिर आयताकार फॉर्मेट में उसको क्या करना? लिखना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आव्यूह। जैसे यहाँ पर क्या बोला है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। अगर हम संख्या की बात करते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर मैंने लिखा है 2, 3, 4, 15, 25, 19, 16, 10, 1। तो यहाँ पर संख्याओं का मैंने किस फॉर्मेट में लिख दिया है? एक आयताकार फॉर्मेट में। अगर तुम इसको देखो तो ये एक आयताकार फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, तो इस आयताकार फॉर्मेट को ही हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। मतलब कोई भी संख्या आपके पास रहेगी, जितनी भी आपके पास संख्याएं रहेंगी, अगर संख्या को आप आयताकार रूप में जमा कर लिख देते हो तो उसको आप क्या बोल दोगे? आव्यूह। बस। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं आपकी क्या हो? धनात्मक हो। वो संख्या आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर -2 है, ये आपकी क्या है? ऋणात्मक संख्या है। वो संख्या आपकी भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब जैसे ये आपका क्या हो गया? 5/7, ये भिन्नात्मक हो गई। हो सकता है वो संख्या आपकी कैसी हो जाए? रूट वाली संख्या हो जाए। हो सकता है वो संख्या दशमलव हो। ठीक है, हो सकता है वो संख्या 0 हो, या हो सकता है वो आपकी क्या हो? सम्मिश्र संख्या हो। मतलब आव्यूह में, मतलब जिन संख्याओं को मिलाकर आप आव्यूह बना रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो संख्या आपकी केवल क्या हो? धनात्मक हो। वो संख्या आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, रूट वाली वैल्यू भी हो सकती है, या फिर दशमलव वाली वैल्यू हो सकती है, या फिर सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद पहले डेफिनेशन में क्या बोला था? कि संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम। तो यहाँ पर संख्याओं का आयताकार क्रम देख लिया, जिसको हमने क्या बोल दिया? आव्यूह। अब फलनों का भी आयताकार क्रम बना सकते हैं। मतलब फलनों को भी हम आयताकार रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसे भी हम क्या बोलेंगे? आव्यूह। जैसे फलन से क्या समझते हो?
त्रिकोणमिति फलन आप सभी जानते हैं। त्रिकोणमिति फलन हमारे क्या होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये साइन एक्स, इसको मैंने क्या कर दिया, एक आयताकार रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है मैंने 1 + x। अब ये x आपका क्या होता है, बीजगणितीय फलन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा 1 + x है, ये आपका क्या हो गया, बीजगणितीय फलन आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या आ गया 2 मतलब क्या आ गई, संख्या आ गई। फिर यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स तुम्हारा क्या हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया और साथ में माइनस भी आ गया। नेक्स्ट आपका क्या हो गया 4x मतलब आपका क्या हो गया, बीजगणितीय फलन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है 3 और क्या आ गया cos x, मतलब यहाँ पर आपकी संख्याएं भी आ गई और आपका क्या आ गया, फलन भी आ गया। ठीक है, मतलब संख्याओं को अगर आप आयताकार क्रम में जमाओगे तो भी उसको क्या बोलोगे, आव्यूह। अगर आप केवल फलनों को आयताकार क्रम में जमाओगे उसको भी क्या बोलोगे, आव्यूह। और संख्या और फलन दोनों को मिला के अगर आप आयताकार क्रम में लिखते हो तो भी उसको क्या बोलेंगे, हम आव्यूह बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। अब देखो जैसे मैंने ये आव्यूह, जैसे ये एक एग्जांपल है आव्यूह का। ठीक है, अभी आव्यूह किससे किससे मिलकर बना है, 2 3 4 15 25 19 16 10 1, मतलब इन सभी नंबर को मिलाकर मैंने क्या बनाया, आव्यूह। तो ये क्या कहलाएंगे, आव्यूह के अवयव या फिर आव्यूह की प्रविष्टियाँ। जैसे अगर तुम्हारे पास ये आव्यूह है, इस आव्यूह में बोले कि इस आव्यूह के अवयव को बताइए कि कौन कौन से इसके अवयव है, तो क्या बोलेंगे आप, -2 5/7 √3 3.5 -1 -1/2 2 + i 1 और 0, ये सभी क्या है, आव्यूह के अवयव। जैसे अगर आप खिचड़ी बनाते हो, ठीक है, तो खिचड़ी किससे किससे मिलकर बनाते हो, मिलाकर बनाते हो। जैसे दाल का यूज़ करते हो, चावल का यूज़ करते हो, सब्जियाँ डालते हो। मान लो सब्जी में आपने क्या डाल लिया, मटर डाल लिया, गोभी डाल लिया, आलू डाल लिया, नमक मिर्ची डालते हो, तो आपकी खिचड़ी किससे किससे मिलकर बनी, दाल चावल आलू मटर नमक मिर्ची। ठीक है, तो ये खिचड़ी, ये सारी चीज़ क्या हो गए, खिचड़ी के एलिमेंट हो गए। तो खिचड़ी किससे बनी, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी, तो इन सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे, खिचड़ी के अवयव। वैसे ये आव्यूह किससे मिलकर बना है, इन सभी संख्याओं से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आव्यूह के अवयव। ठीक है, या फिर प्रविष्टियाँ। अगर आपको प्रविष्टियाँ बोले, अवयव बोले या प्रविष्टि बोले, एक ही बात है। ठीक है, जैसे इसकी बात करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स। ऐसा नहीं है कि अब माइनस लग गया तो क्या है, ये अलग संख्या हो जाएगी, ये एक अलग फलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये कॉस एक्स तीनों ही क्या हो जाएंगे, आव्यूह के अवयव। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + x 2 माइनस साइन एक्स 4x 3 और कॉस एक्स, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, आव्यूह के अवयव। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ। मतलब आव्यूह में पंक्ति किसको बोलते हैं और स्तंभ किसको बोलते हैं, ये आपको पता करना है। तो पंक्ति और स्तंभ जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं किसे कहते हैं। सभी जानते हो क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, फिर भी बता देती हूँ एक बार। जो आपकी आड़ी लाइनें होती है ना, आड़ी रेखाएं, इन आड़ी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। जो आड़ी रेखाएं होती है उसे क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज रेखा। और ये जो खड़ी रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, तो जो आपकी जो आड़ी लाइनें होती है उसे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, और जो आपकी खड़ी लाइनें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या पता करना है, आव्यूह की पंक्तियाँ और स्तंभ क्या होती है। तो आव्यूह की पंक्ति क्या होती है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, अवयव की क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियाँ कहलाती है। सपोज करो यहाँ पर मैंने एक आव्यूह बना दिया है। ठीक है, इस आव्यूह में आपके अवयव क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 6 -1 -9 2 0 1 5/7, ये इसके क्या हो गए, अवयव। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके अवयव। तो यहाँ पर पहला देखिए, अगर ये पहले वाले सारे अवयव को मिला दो, अगर मैं यहाँ पर पहले वाले सारे अवयव को मिला दूँ तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगी, क्षैतिज रेखा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। देखिए अगर मैं इसको पूरे को ऐसे मिला दूँ तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एक क्षैतिज रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसी क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसके
पंक्ति बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? पंक्ति। अब चूंकि ये पहली क्षैतिज रेखा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पंक्ति 1 या फिर प्रथम पंक्ति। ठीक, अगर दूसरे वाले सारे अवयव को तुम मिला दो ये इस प्रकार, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? दूसरी पंक्ति हो जाएगी या फिर द्वितीय पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, तीसरे वाले अवयव को मिला दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? तृतीय पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट रो, देन ये सेकंड रो, देन ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड रो। ध्यान रखिएगा, मैं पंक्ति और स्तंभ नहीं बोलूँगी, मैं रो और कॉलम बोलूँगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रो किससे बोलेंगे और कॉलम किससे बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं रो की बात कर रही हूँ। कभी भी अगर आपको किसी भी अवयव में रो गिनना हो, कैसे गिनेंगे? कुछ नहीं करना है, बस जस्ट ऐसे। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये आपका क्या हो गया? थर्ड रो। ठीक, अब नेक्स्ट आपको किसकी बात करनी है? स्तंभ की। स्तंभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है? अवयव की ऊर्ध्वाधर रेखाएं अवयव की स्तंभ कहलाती है। ये तुम्हारे सारे अवयव हैं। ठीक, क्षैतिज रेखा की बात मैंने कर दी। अब ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा की बात करते हैं। तो मैं इस प्रकार एक रेखा बना सकती हूँ सारे अवयव को मिलाकर। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनी। तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे? स्तंभ। और ये कौन सी रेखा है? पहली रेखा है। इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये स्तंभ 1, या फिर क्या बोल सकते हो? प्रथम स्तंभ। ये आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय स्तंभ। ये आपका क्या हो जाएगा? तृतीय स्तंभ। तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन ये क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम। इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। देखो इसमें कितने, अगर मैं इसमें रो और कॉलम की बात करूँ, कितने रो है कितने कॉलम है, तो क्या बोलोगे? ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट रो। ये आपका क्या हो गया? सेकंड रो। ये आपका क्या हो गया? थर्ड रो। यानी कभी भी रो गिनना हो कुछ मत करना, ऐसे गिन लेना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड रो। कॉलम गिनना हो कैसे गिन लोगे? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अवयव की पंक्तियाँ और स्तंभ। पंक्तियाँ किसे बोलेंगे? सभी अवयव को मिलाकर जो क्षैतिज रेखा बनती है उसे क्या बोलते हैं? अवयव की पंक्ति। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय पंक्तियाँ, और ये तृतीय पंक्ति। ठीक, अब फिर क्या बोला है? अवयव का स्तंभ। तो अवयव को मिलाने पर जो क्या बनता है? एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनती है। अगर इस वाले अवयव को मिलाऊंगी तो कौन सी रेखा बन रही है? एक ऊर्ध्वाधर रेखा बन रही है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्तंभ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ, और ये आपका तृतीय स्तंभ। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो पंक्ति को क्या बोलते हैं? रो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रो। ठीक है, स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ध्यान रखिएगा, मैं जनरली रो और कॉलम का ही यूज़ करूँगी। तो ध्यान रखना, रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमको देखना है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है ये हमको पता करना है। ठीक है, मैं सीधा तो आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि अवयव की कोटि क्या होती है। मान लो यहाँ पर मैंने एक अवयव लिखा है। ठीक है, अब इस एक अवयव को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ये मैंने एक अवयव लिखा है। अब इस अवयव में जितने आपके स्तंभ होंगे और जितने आपके कॉलम होंगे, तो कितने स्तंभ है और कितने कॉलम है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? अवयव की कोटि बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करूँ मैं कि कितने स्तंभ है और कितने रो है, कितने स्तंभ, कितने कॉलम है और कितने रो हैं। अगर मैं रो की बात करती हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड रो। और ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड रो। मतलब इस वाले अवयव में रो कितने हैं मेरे? 3 रो हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। कितने रो हो गए? 3 रो। ठीक है, और अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने कॉलम हो जाएंगे? अगर सारे अवयव को मिलाओ इस प्रकार, ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो कितने कॉलम हुए यहाँ पर? 3 कॉलम। ठीक है, तो 3 रो हो गए और 3 आपके क्या हो गए? कॉलम। तो किसी भी अवयव में रो और कॉलम की संख्या को ही हम उसको क्या बोलते हैं? उसकी कोटि। तो रो और कॉलम को हम किस रूप में लिखते हैं? पहले हम किसको लिखते हैं? रो की संख्या को। कितने रो हैं यहाँ पर? 3। तो पहले मैंने किसकी संख्या लिखी? रो की संख्या। उसके बाद कॉलम की संख्या कैसे लिखेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई लिख के इसको क्या बोलेंगे? कॉलम की संख्या। ठीक है, तो इसको क्या बोलूँगी मैं कि ये 3x3 का क्या है? अवयव है। या 3x3 का क्या है? ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देख लो सेकेंड एग्जाम्पल में
यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमको क्या पता करना है, रो, और सेकंड क्या पता करना है, कॉलम। ठीक है, अगर आपको रो और कॉलम पता चल गया तो आप बता दोगे कि इसकी कोटि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर रो कैसे हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो, देन ये आपका सेकंड रो, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड रो। तो यहाँ पर कितने रो हो गए, 3 रो। ठीक है, रो बोल लो या फिर पंक्ति, रो या पंक्ति एक ही होता है। तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हो गई, 3 पंक्तियाँ। और अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम कैसे गिनेंगे, सीधी रेखा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कॉलम, या आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम। तो पहले हम किसकी संख्या लिखते हैं, रो की संख्या। तो यहाँ पर रो की संख्या कितनी है आपकी, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है, 2। तो इन दोनों को जब लिखते हैं तो बीच में किसका साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि मतलब कोई भी अवयव है उसमें कितने रो है और कितने आपके कॉलम है, उन दोनों का गुणनफल, वही आपकी क्या कहलाता है, अवयव की कोटि। अब इसको ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले अवयव को m क्रॉस n कोटि का अवयव या केवल m इंटू m क्रॉस n अवयव कहते हैं। मतलब मान लो कोई अवयव है जिसमें पंक्तियाँ कितनी है नहीं पता, तो हमने मान लिया कितनी पंक्तियाँ उसमें, m पंक्तियाँ है। ठीक है, और स्तंभ कितने हैं नहीं पता, तो मान लिया उसमें स्तंभ कितने हैं, n स्तंभ है। मान लो कोई अवयव है उसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, m, और स्तंभ कितने हैं, n, तो उसकी कोटि क्या होगी, m क्रॉस n। जैसे कि ये अवयव था आपका, इस अवयव में पंक्तियाँ कितनी हैं, 1, 2 और ये 3, कितनी पंक्तियाँ हो गई, 3, और कॉलम कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, कितने कॉलम हुए, 3। तो यह कौन सी अवयव होगी आपकी, 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या होगी, 3 इंटू 3, ये इसकी क्या होगी, कोटि होगी। ठीक है, अवयव की कोटि। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बोला है, सामान्यतः किसी m क्रॉस n अवयव का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। मान लो कोई अवयव है जिसमें पंक्तियाँ कितनी हैं आपकी, n है, और स्तंभ कितने हैं, n, तो उसका सामान्यतः क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास, अगर m क्रॉस n अवयव है, m पंक्ति है, n स्तंभ है, तो उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये आपका पहला आपका क्या है, रो है। ठीक है, ये आपका पहला क्या है, रो है, या पहली आपकी क्या है, पंक्ति, ये आपकी क्या है, दूसरी पंक्ति। ठीक है, वैसे ये आपका क्या है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और ये आपका क्या है, चौथा स्तंभ। तो देखिए यहाँ पर जो पहला अवयव है, पहला अवयव को मैंने क्या लिखा है, A11। A11 का मतलब है कि यहाँ पर जो अवयव है वो कौन से रो और कौन से कॉलम का है ये बताया गया है। तो ये जो पहले वाले 1 का मतलब होता है वो कौन से रो का है, और दूसरे वाले 1 का मतलब होता है कि वो कौन से कॉलम का है। जैसे आप यहीं पर देख लो, ये आपका पहला क्या है, पहला रो है। ठीक है, पहला रो है, और ये आपका क्या है, पहला कॉलम। तो ये वाला अवयव कौन से रो और कौन से कॉलम का है, पहले रो का है और पहले कॉलम का है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वाले अवयव की बात करते हैं तो नेक्स्ट वाला अवयव आपके कौन से रो में आ रहा है, देखो ये आपके पहले रो में आ रहा है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, A12। A12 का मतलब है पहला वाला जो 1 है उसका मतलब वो फर्स्ट रो में आता है, और 2 मतलब वो सेकेंड कॉलम में आता है। फर्स्ट रो में आता है और किस में आता है, सेकेंड कॉलम में। नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट में भी सेम वही है, ये कौन से रो में आता है, देखिए ये फर्स्ट रो में आ रहा है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, A13। A13 का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो अवयव है वो कौन से रो में है, पहले वाले रो में है, और कौन से वाले कॉलम में है, तीसरे वाले कॉलम में आता है। ठीक है, वैसे ही A14 की बात करते हैं। ऐसे ही अगर आगे चलते जाएगा तो मान लेते हैं, तो ये आपका क्या है, पहला अवयव पहला रो है, पहला रो है, इसलिए ये तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें पहले क्या लिखाएगा, A1 लिखाएगा, क्योंकि वो कौन से रो में आ रहे हैं, पहले रो में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम को मैंने क्या मान लिया है, J मान लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि यहाँ पर कौन सा कॉलम है, तो मैंने मान लिया कि कौन सा कॉलम है, वो J कॉलम है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पहला रो है उसमें कितने अवयव है नहीं पता कितने अवयव है, तो मान लेते हैं कितने अवयव तक जा रहा है, ये
n अवयव तक जा रहा है। कितने अवयव तक जा रहा है, मान लेते हैं ये n अवयव तक जा रहा है, मतलब इसमें कितने अवयव हैं, n अवयव है। मतलब पहले वाले रो में कितने अवयव हैं, n अवयव हैं। ठीक है, तो ये a क्या लिखाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट कैसे लिखाएगा, a1, 1 क्यों, क्योंकि पहला आपका क्या है, रो है, और n क्यों, क्योंकि n वह आपका क्या है, कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम किसकी बात कर रहे थे, A21 की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है या फिर ये जो अवयव है, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट बोला जाता है। ये जो आपका एलिमेंट है वो कौन से रो में आता है, देखो कौन से रो में आ रहा है आपका, सेकेंड रो में आ रहा है। ठीक है, और कौन से कॉलम में आ रहा है आपका, ये फर्स्ट कॉलम में, इसलिए इसको यहाँ पर क्या लिखा गया है, A21। 2 मतलब सेकेंड रो और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। कभी भी एलिमेंट को इन सारे फॉर्मेट में लिखोगे तो जो पहला वाला रहेगा नंबर वो हमेशा किसको बताएगा, रो, कौन से रो में आता है, रो की संख्या, और जो बाद वाला नंबर है वो हमेशा किसको बताएगा, कॉलम की संख्या, कि वो कौन से कॉलम में आता है। ठीक, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, तो ये आपका क्या लिखा है, A22, मतलब कौन से रो में आ रहा है, ये सेकेंड रो, और कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, इसलिए क्या लिखा है, A22। नेक्स्ट आपका क्या है, A23। 23 का मतलब कौन से रो में है, सेकेंड रो, इसलिए क्या लिखा है, पहले 2 लिखा है, पहले हमेशा किसको लिखेंगे, रो को, और कौन से कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में, इसलिए क्या लिखा है, 2, 3। वैसे ही ये कहाँ तक, ये आपका सेकेंड रो है, सेकेंड रो है मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है तो पहला इसमें जो वर्ड लिखा है, पहला जो इसमें नंबर होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा रो है भाई, सेकेंड रो है, और कभी भी हम पहले किसको लिखते हैं, रो की संख्या को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम की संख्या को। अब ये कौन सा कॉलम है, मान लो ये कौन सा कॉलम है, जे वाला कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जे लिखा है। और यहाँ पर कौन से कॉलम तक जा रहा है, ये n कॉलम तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया है मैंने, A2n। वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पर और भी कॉलम आ सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा, A33 आ जाएगा, A34 आ जाएगा। वैसे ये कहाँ तक जाएगा, थर्ड रो है तो A3J, और ये कहाँ तक जाएगा, A3N तक जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर नीचे अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर अगर अपन रो की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने रो हैं अपने को पता है क्या, नहीं है। पहले तो मैंने ये फर्स्ट रो गिना दिया, सेकंड रो गिना दिया, थर्ड वाले रो की बात कर दी। अब यहाँ पर नीचे जाएंगे तो कितने रो है अपने को पता है, नहीं पता है। तो मान लेते हैं कितने रो हैं, आई रो है। तो अगर मैं आई वाले रो की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा, कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला टर्म होगा वो कौन से रो का है, आई रो का है, तो इसलिए पहले यहाँ पर क्या लिखा है, आई, और कौन से वाले कॉलम का है, फर्स्ट कॉलम का, तो ये क्या हो जाएगा, AI1। सेम ये क्या हो जाएगा, AI2, ये AI3, AI4। वैसे ही ये कहाँ तक जाएगा आपका, AIJ। आई क्यों, क्योंकि ये आई वाले रो का है, और जे क्यों, क्योंकि ये जे वाले कॉलम का है। कहाँ तक जाएगा, AIN। ठीक है, वैसे ही आगे मान लेते हैं कि आगे आपको कौन सा रो आ रहा है, M रो आ रहा है। ये आई और एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैसे यहाँ पर जे और एन की वैल्यू भी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो सपोज कर लिया गया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है करके, मतलब आगे ऐसी ऐसी वैल्यू आ सकती है। आई और जे कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 4 तक की बात की है, मान लो अगर जे की वैल्यू 8 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 8 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर लिख लिया गया है कि आई और जे मान लिए हैं बस। यहाँ पर आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, यहाँ पर एम और एन की वैल्यू भी आपकी कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट वैसे अगर यहाँ पर बात करें रो की, तो यहाँ पर जो आपका रो है वो क्या हो जाएगा, अगर इस रो की बात करूँ तो कौन सा रो है, ये एम वाला रो है, तो क्या हो जाएगा, AM। और ये कौन से कॉलम में आ रहा है एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए क्या लिखा है, AM1, ये AM2, AM3, AM4। इस वाले की बात करोगे तो कौन से रो में है, ये एम वाले रो में है, इसलिए पहले क्या लिखा है, AM। और कौन से वाले कॉलम में है, जे वाले कॉलम में, इसलिए क्या लिखा है, AJ। और अगर लास्ट वाले एलिमेंट की बात करोगे तो लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा कॉलम में है, कौन से रो में है आपका, M रो, और कौन से कॉलम में, N कॉलम में। ठीक है, तो कभी भी अगर आव्यूह को लिखते हैं तो आव्यूह में जो आपका जो एलिमेंट होता है, तो वो जो एलिमेंट में जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना A11, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला नंबर है वो ये दर्शाता है कि वो कौन से रो में है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो ये दर्शाता है कि वो कौन से कॉलम में है। ठीक, या फिर इसको हम शॉर्टकट में किस प्रकार ले सकते हैं, AIJ M × N। M मतलब कितने रो हैं टोटल, और N मतलब कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने रो हैं, M रो है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा M
ठीक है। और कितने कॉलम है आपके, 1 2 3 4, कहाँ तक गया है तुम्हारा, एन तक, तो एन तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉलम। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एग्जांपल में ये बताना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स की कोटि आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स की कोटि कैसे निकालोगे, या फिर इस आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे। देखिए, आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, उस आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ हैं, कितने रो हैं या कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पे कितने रो हो गए, फर्स्ट रो सेकंड रो, कितने रो हो गए, 2 रो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2 रो, कॉलम कितने हो गए, 1 2 और 3 कॉलम, तो इंटू क्या हो गए 3 कॉलम। तो इस आव्यूह की कोटि क्या है, 2 × 3। इस आव्यूह की बात करती हूँ तो इस आव्यूह में तुम्हारे कितने रो हैं, 1 2 और 3, कितने रो हो गए, 3 रो। कॉलम कितने हो गए, सिर्फ 1, तो 3 × 1 क्या हो जाएगी इसकी कोटि। इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने रो है तुम्हारे, 1 2 और 3, तो ये कितने हो गए 3 रो, कॉलम कितने हो गए 1 और ये 2, तो 3 × 2 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने रो हैं आपके, 1 2 3, 3 आपके क्या हो गए रो, कॉलम 1 2 3 4, तो ये आपके क्या हो गए कॉलम। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 × 4। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर